गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एनर्जी के बारे में, मैग्नेट के बारे में स्टडी किया था। डाइपोल क्या होता है, देन उससे टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है, ये हमने स्टडी किया था। एंड देन हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं दैट इज टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है, अब वो ऑसिलेट कैसे करेंगे, उसको टाई करके रखेंगे और इस तरह से वो ऑसिलेट करेगा। अगर वो ऑसिलेट करेगा तो उसके पास कितना टाइम पीरियड होगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देख लो पहले कंडीशन क्या दी है। सपोज बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड यूजिंग अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अगर बार मैग्नेट को इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया है। अब जो प्रीवियस जैसे हमने एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में कि अगर मैं दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आऊंगा, दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आऊंगा, तो अब ये क्या होगा, बार मैग्नेट थोड़ा सा मूव हो जाएगा और रुक जाएगा। अब ये रुक क्यों गया? क्योंकि जैसे ही मैंने उसको मूव किया, स्ट्रिंग में क्या हो गया, स्ट्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। स्ट्रिंग में क्या आ गया, रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। तो जैसे ही ये टिल्ट होता है, इसके पास एक टॉर्क होता है और स्ट्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क करता है, दोनों भी क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। दोनों भी क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो अब जो टॉर्क मैग्नेट पे एक्ट कर रहा है, मैं अगर दूसरा मैग्नेट लेके जाऊंगा तो टॉर्क मैग्नेट पे एक्ट करेगा, वो टॉर्क कितना होगा। देन हमने स्टडी किया है रोटेशनल डायनामिक्स में फॉर्मूला है टॉर्क के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले। तो उससे पहले अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका डेफिनेशन डी ओमेगा बाय डी टी। अब ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डी थीटा बाय डी टी। अगर ये दोनों हमने पुट कर दिए यहाँ, तो अल्फा क्या होता है हमारा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये आपने सीखा ही होगा। ये अल्फा हम यहाँ पुट कर देंगे तो टॉर्क क्या होगा, आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो हमने एक्टिविटी क्या की, अब हम एक्टिविटी क्या की, मैग्नेट इसके पास लेके आ गए। तो मैग्नेट जैसे ही मैग्नेट लाए तो हमारा जो अटैच किया हुआ, स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ मैग्नेट है, वो क्या दूर हो गया, इस तरह से रोटेट हो गया थोड़ा सा। तो उसमें क्या टॉर्क अप्लाई किया। सो टॉर्क टॉर्क एक्ट ऑन मैग्नेट, कितना टॉर्क अप्लाई करेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये टॉर्क हम अप्लाई करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या है उसमें डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये याद रखो, करंट नहीं है। बहुत लोगों को ये करंट लगेगा, करंट नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस चैप्टर में करंट भी आने वाला है। इसलिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही टॉर्क अप्लाई करेंगे, ये रोटेट होगा, ये क्या होगा, रोटेट होगा, और इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क स्टोर हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए हमने और एक फॉर्मूला स्टडी किया है, अभी अभी स्टडी किया पिछले लेक्चर में, देख लो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क इन द स्ट्रिंग, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि टॉर्क कितना स्टोर होगा अगर मैग्नेट रोटेट करता है, तो कितना स्टोर होगा, एम बी साइन थीटा। अब देखो, अब ये मैग्नेट जाके रुक जाता है, मींस उस कंडीशन में ये दोनों भी टॉर्क इक्वल होंगे, ये दोनों भी टॉर्क इक्वल होंगे। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि दोनों भी टॉर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस हम ऐसे लिख सकते हैं, आई
डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2. अब if theta is very small, if theta is a very small, ये आ गया हमारा इक्वेशन. if theta is very small, then हम लिख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. साइन थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा. और अगर हम इसको डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर रीअरेंज करते हैं तो ये होगा माइनस एम बी आई इंटू थीटा, वेर राइट हैंड साइड हमें क्या बता रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या बता रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आया गया. अगर हमने एसएचएम चैप्टर को स्टडी करते हैं, एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाउ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम में ऐसा ही एक फॉर्मूला है. एसएचएम में भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर आप स्टडी करते हैं तो ऐसा एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहाँ है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहाँ है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट. अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो ये एसएचएम के लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, और ये एंगुलर मोशन मींस एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होता है, मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन इस तरह से टू एंड फ्रो हो रहा है, ये हो गया एसएचएम. ये क्या हो गया, एसएचएम. ठीक है, अगर रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो ये इस तरह से घूम रहा है. ठीक है, तो एसएचएम वाला इक्वेशन ये लीनियर मोशन के लिए, और दूसरा अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं तो इस तरह से रोटेट कर रहा है, उसके लिए ये. तो दोनों भी एनालॉगस है, दोनों भी एक दूसरे को एनालॉगस है. तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, यहां जो ओमेगा काम कर रहा है वही एम बी आई काम कर रहा है. तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे यहां, तो इस केस में देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी आई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी आई. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड. क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड. सो ओमेगा इज गुड, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी डिवाइडेड बाय आई. ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 2 पाई बाई टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी. तो ये फॉर्मूला हमें पता है ओमेगा का, वो फॉर्मूला हम यहां पुट करते हैं. देयरफॉर 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी आई. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें टाइम पीरियड चाहिए, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आई अपॉन एम बी, और ये 2 पाई यहां आ जाएगा. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम बी. तो ये मिल गया हमें टाइम पीरियड. ये क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला. समझ में आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालना है. टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम बी. तो हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया किसके लिए, देखो हमारा टाइटल क्या था, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसलेशन फॉर अ बार मैग्नेट. अगर एंगुलर ऑसलेशन होगा, एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसके लिए
टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया। एसएचएम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मींस एसएचएम वाला फॉर्मूला यूज करके हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या फाइंड किया है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। तो ये समझ में आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहां से आया फॉर एंगुलर ऑसिलेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल। पहले तो हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिज्म आता कहाँ है, तो हमने लेंस लॉ स्टडी किया। हमने क्या किए, लेंस लॉ स्टडी किए। तो पहले लेंस लॉ का हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन इस पे आते हैं कि लेंस लॉ में क्या कहता है। देखो अब मैग्नेटिज्म अगर आता है तो हमने लेंस लॉ में क्या स्टडी किया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, अब हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। कैसे करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब जब करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसको नॉर्थ पोल होता है, उसको साउथ पोल होता है। उसको क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो अब जब लूप में करंट फ्लो करता है तो ये पोल्स कहां होंगे, ये पोल्स कहां होंगे, तो इसमें लेंस लॉ यूज किया जाता है। लेंस लॉ में क्या कहता है, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो सामने क्या प्रोड्यूस करेगा, वो साउथ पोल, और बैकवर्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में भी पाम रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल, तो करंट के डायरेक्शन में हमने पाम रख दिया तो थंब इंडिकेट हमें नॉर्थ डायरेक्शन, थंब क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो नॉर्थ साइड हमें दिखाएगा ये थंब। तो अब यहां क्या बनेगा, साउथ। अगर ये भी याद नहीं रहता है तो अंदर साउथ बना लो, अंदर क्या बना लो, एस। अगर एस के एंडिंग को एरो ड्रॉ करते हो, एस के एंडिंग को एरो कर, और उसी डायरेक्शन में करंट है, उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहां साउथ पोल बनेगा, यहां क्या बनेगा, साउथ। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, आगे क्या बनेगा हमारा, नॉर्थ पोल। आगे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और पीछे साउथ पोल। पीछे क्या बनेगा, साउथ पोल। समझ में आ गया। तो कॉइल होगा, अगर लूप होगा तो लूप के आगे नॉर्थ पोल होगा और पीछे साउथ पोल होगा। मींस अगर रिंग लेते हैं हम इस तरह से, अगर रिंग है हमारे पास, अगर रिंग में करंट, अगर इस रिंग में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके सामने क्या होगा, साउथ पोल, और यहां पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल। और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो रिंग के आगे, इस तरह से रिंग के आगे क्या होगा, रिंग के आगे हमारा नॉर्थ पोल होगा और इसके पीछे साउथ पोल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये लेंस लॉ हमें कहता है। तो ये समझ में आ गया कि अब जब करंट फ्लो करता है तो कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस तरह से उसको हम पोल इंडिकेट कर सकते हैं, इसके पोल हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में पाम रख दिया तो थंब इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हमें नॉर्थ मिल जाएगा। अब ठीक है, लेकिन जब करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहां से है, तो अब हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आती है उसका अब हम स्टडी करने वाले। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल, मटेरियल में मैग्नेटिज्म आता कहां से वो हम स्टडी करने वाले। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल बनते किससे। सो पहले आते हैं इस पे, मटेरियल किससे बनते हैं। मटेरियल हमारे बनते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल से हमारे मटेरियल बनते हैं। तो बेसिक जो होता है वो एटम होता है। बेसिक क्या होता है, एटम। किसी भी एटम से हमारा मटेरियल बनेगा। अब एटम किससे फॉर्म होता है, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम में कौन से पार्टिकल्स होते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। सो एटम जो होता है, एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अंदर रहेगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इस तरह से ये मॉडल होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो ये चार्ज पार्टिकल मोशन में, और चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो करंट प्रोड्यूस करता है। तो अब हम इस एटम को एटम ना मानते हुए इसे हम क्या मानेंगे, करंट कैरिंग लूप। इसे क्या मानेंगे हम, करंट कैरिंग लूप। तो अब ये जो एटम है हमारा करंट कैरिंग लूप है, मींस इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये करंट है। ये क्या है, करंट है। तो ये इसका हम करंट कैरिंग लूप के तरीके से स्टडी करेंगे, एंड देन हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब बेसिक समझ में आ गया। तो मटेरियल एटम से बनता है, और एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, या न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसमें करंट आ जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया मींस उसके पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू द टाइनी करंट कैरिंग लूप। अब हमने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये इसको हम क्या मानेंगे, करंट कैरिंग लूप। क्या मानेंगे, करंट कैरिंग लूप। अब हमें पता है करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनेगा, करंट बनेगा। और करंट कैरिंग लूप का हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पता होता है। अब यहां जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय नाउ magnetic moment फॉर करंट कैरिंग लूप, फॉर इसको हमने लूप माना है, फॉर करंट कैरिंग लूप। लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है इसलिए हम कहेंगे इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है करंट पे, ये डिपेंड करता है करंट पे और एरिया ऑफ लूप, करंट एंड एरिया ऑफ लूप। ठीक है, इसलिए पिछली बार मैंने आपको क्या कहा था, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। कंफ्यूज हो जाओगे, करंट वाला टर्म भी इस मींस आगे वाले इक्वेशन में है इसलिए ये करंट वाला टर्म आ गया। तो एक जगह करंट आई होता है, दूसरी तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क में होता है, ये याद रखना। और यहाँ हम करंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, आई इंटू ए। अब हमें ये ऑर्बिटल मोमेंटम का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, करंट फाइंड आउट करना होगा और एरिया का वैल्यू, और इसमें पुट अप करना होगा, और इसमें क्या करना होगा, पुट अप करना होगा। तो हम मानेंगे कि ये जो हमारा लूप है उसमें क्या है, आई इज करंट, आई पहले हम मानते कि इलेक्ट्रॉन, ई इज ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ ई इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये हमें पता है, हमने लिखा है सर्कुलर ऑर्बिट। सो आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आर इज अ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, v is a velocity, velocity of orbit। अब वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट हमें निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी सपोज
सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल डिस्टेंस, अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक सर्कल में, 2πr। तो सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल डिस्टेंस 2πr इन टाइम t, इन टाइम t, therefore velocity v is equal to क्या होगा, डिस्टेंस दैट इज 2πr अपॉन t, अपॉन 2πr अपॉन t, इक्वेशन 1। तो हमने अब वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, therefore करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तो उसके पास क्या रहेगा, करंट। तो करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, करंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इतने टाइम में वो घूम रहा है तो चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है, इससे हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। और अगर हम ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर पुट करेंगे तो क्या होगा, 2πr/v। देखो सेम फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन 1। यहाँ हमने यूज किया ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, तो अब ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे यहाँ, therefore current is equal to I is equal to E डिवाइडेड बाय 2πr, t का वैल्यू, और v ऊपर चला जाएगा, v क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो I इज इक्वल टू, करंट का वैल्यू क्या आया, EV डिवाइडेड बाय 2πr, EV डिवाइडेड बाय 2πr। देन मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय, करंट का वैल्यू तो आ गया हमारे पास, अब करंट का वैल्यू आ गया, देन मैग्नेटिक मोमेंट is given by m orbital is equal to I into a, I का वैल्यू कितना है, EV डिवाइडेड बाई 2πr, एरिया का वैल्यू πr², पाई कट हो जाएगा, एक r कट हो जाएगा, तो ये होगा EVR डिवाइडेड बाई 2, ये होगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। अब इसको, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल मोशन के लिए, EVR। अब इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं, किसके टर्म में, एंगुलर मोमेंटम। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, यहां पे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, अब आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू mv/r, ये फॉर्मूला, लेकिन मास क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो अब होगा फॉर्मूला L इज इक्वल टू mE/r, वेयर me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v हमारा क्या है, वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और r रेडियस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब इस टर्म में हमें इस इक्वेशन को लाना है, तो क्या करना होगा, अब देखो, देयरफॉर m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, अब इसको मैं me से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, me से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, सो e डिवाइडेड बाई 2me, ये मैंने डिवाइड कर लिया, इनटू इसको me से मल्टीप्लाई करता हूं, MEVR, सो me कट जाएगा तो EVR अपॉन, ये हो गया। तो अब अगर मैं m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में रहेगा हमारा टर्म, E डिवाइडेड बाई 2me, और ये होगा हमारा L, ओके।
अब देखो यहाँ जो ये टर्म है, ब्रैकेट वाला टर्म, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों भी कांस्टेंट है। और देन हम बोल सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं कि m ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। और जो कांस्टेंट है हमारा एंड कांस्टेंट E डिवाइडेड बाय 2me इज नोन एज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो दिस इज नोन एज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर ये कांस्टेंट है तो m ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये हो गया दूसरा फॉर्म हमारे इक्वेशन का। ये हो गया हमारा दूसरा। अब आते हैं और एक नए कंडीशन पे, और एक नए कंडीशन पे। चलो अब हम यूज करते हैं बोर्स पोस्टुलेट। अब देखो बोर पोस्टुलेट आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में या आगे आने वाला है, लेकिन बोर पोस्टुलेट में आपको बता के रखता हूं कि जो भी एटॉमिक मॉडल बनाए गए, पहले रुदरफोर्ड ने बनाया, फिर उससे पहले जे जे थॉमसन ने बनाया प्लम पुडिंग मॉडल, देन उसके बाद आया रुदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल बनाया, उसमें कुछ और एनहांस होते होते फाइनली बोर ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया। और उसके तीन पोस्टुलेट है। उसके क्या है? तीन पोस्टुलेट है। उसमें पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर। बोर्स मॉडल के हिसाब से पहला जो पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ऑर्बिट में तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम रहेगा। दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उसने क्या कहा था? पहला पहला बोर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, ये इसका पहला। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स इंटीजर इनटू h/2π। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम और ये वैल्यू सेम हो जाएगी, उसी ऑर्बिट में हम घूम सकते हैं। और तीसरा, अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करता है, एक ऑर्बिट से या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करता है, तो जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज एच न्यू। वो एनर्जी डिफरेंस इज नथिंग बट एच न्यू। ये तीन पोस्टुलेट है, उसमें हमें सेकेंड वाला पोस्टुलेट यूज करना है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पोस्टुलेट, अब यहां हम एक और फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि L इज इक्वल टू n h/2π। मीन्स इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू को मैच करता है। तो अब हमारे पास L का वैल्यू है, अब हम इसमें पुट कर देंगे तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2me, ये ब्रैकेट वाला टर्म, और L का वैल्यू क्या है? nh/2π। तो अब हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं यहां। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू NEH डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 पाई me। ये हो गया और एक फॉर्मूला, ये हो गया और एक फॉर्मूला। m ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, वेर n होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आपको पहले ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 1 होगा। सेकेंड ऑर्बिट चाहिए तो n का वैल्यू 2 होगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए एंगुलर ऑर्बिटल मोशन चाहिए, एंगल मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो 3, n का वैल्यू 3 होगा। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू
ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम ई, और इस टर्म को कहा जाता है बोर मैग्नेटॉन। क्या कहा जाता है? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा सिर्फ n, अगर सेकेंड ऑर्बिट को चाहिए तो इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। वेर इज ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट है, और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होगा हमारा बोर मैग्नेटॉन, और इसका वैल्यू होता है 9.274। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.274 इंटू 10⁻²4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन के बारे में समझ में आ गया। आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करता है तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, और करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, ये करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, तो करंट इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे तो ये हमारा ऑर्बिटल मोशन का डायरेक्शन होगा, ये हमारा ऑर्बिटल मोशन का डायरेक्शन होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोशन पे जंप करें, इलेक्ट्रॉन की मोशन हम स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें इस मोशन के लिए, तो एल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू नीचे होगा, एंगुलर मोमेंटम नीचे होगा, और ऑर्बिटल मोशन या मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक मोशन नहीं होता, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट और टर्म पे डिपेंड करता है, लाइक स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन भी होता है, तो ये स्पिन मोशन पे भी डिपेंड करता है, तो स्पिन मोशन की वजह से भी इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से होता है, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट किस किस पे डिपेंड करता है, कैसे होता है। तो ये हम देखते हैं, देखो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन, अभी हमने ऑर्बिटल मोशन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट तो निकाल दिया, लेकिन ऑर्बिटल मोशन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन स्पिन आल्सो कंट्रीब्यूट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, स्पिन मोशन भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो एटम के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी होगी और स्पिन मोशन की वजह से भी होगी। ये समझ में आ गया। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ऑर्बिटिंग की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट, और स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये एक पॉइंट समझ में आ गया हमें, ये एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मींस अगर आप दो इलेक्ट्रॉन लेते हो जो एक ही एनर्जी लेवल पे है, एक ही ऑर्बिटिंग, मींस एक ही लेवल पे वो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, तो उसके पास जो चार क्वांटम नंबर होंगे वो चारों के चारों सेम नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के पास सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होते। चार क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं, एन, एल, एम, एल और स्पिन वाला, लास्ट ऑर्बिटल और स्पिन वाला। तो ये चार क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं रह सकते, एक ना एक डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर स्पिन अलग है तो ये तीन क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन स्पिन वाला क्या होगा? एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, तो स्पिन वाला अलग हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन अ पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, सर पेयर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं उसमें, तो इसमें पहले तीन क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जीरो, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जीरो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? लास्ट वाला, स्पिन वाला, क्योंकि दोनों भी एक ही स्टेट में है, उसके तीनों क्वांटम नंबर सेम है, तो सेम क्वांटम नंबर या सेम प्रॉपर्टी यहां
मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। कंट्रीब्यूट कौन करेगी? जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट क्वांटम नंबर है। तो स्पिन मोशन डिफरेंट है तो स्पिन कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन अ पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेम स्टेट डिफाइंड बाय NLM विल बी जीरो। मींस ये तीन सेम रहेंगे तो इन तीनों की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जीरो होगा। जो भी कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वो स्पिन वाला नंबर होगा। ठीक है। देन एटम विद द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है जैसे 17, 13, 7 या फिर 9 ऑड नंबर है, देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल पजेस द नॉन जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर हम शेल इस तरह से ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 और 5, तो देखो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं है। जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसके पास चारों सेट वाला दूसरा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चारों के चारों कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये समझ में आ गया। द एटम विद द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आउटर ऑर्बिट विल पजेस द नॉन जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। द इनर ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड कंट्रीब्यूट जीरो। द इनर फील्ड ये कंप्लीटली फील्ड है तो इसका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जीरो होगा। जो भी आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है कि हम कहते हैं कि अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 3 क्वांटम नंबर सेम है, इसलिए ये 3 क्वांटम नंबर का कंट्रीब्यूशन जीरो है, लेकिन एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा। और यहां कहते हैं कि अगर अनपेयर होगा तो ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। लेकिन ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे फिर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और अनपेयर होंगे तो भी शो करता है। उस हिसाब से हमने मटेरियल को डिवाइड किया है। अगर पूरी तरीके से ऑर्बिट फुलफिल है, मीन सारे के सारे शेल फिल किए गए हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होते हैं या फिर पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो दोनों टाइप के मटेरियल होते हैं, ये याद रखो। पूरे फिलअप किए हुए पूरे शेल अगर फिलअप किए होंगे, मीन्स ये 2s TS, ये होगा S में 2 होते हैं और ये होगा P में 6 होते हैं। अगर ये पूरी तरीके से फिलअप है फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि इसका लास्ट वाला क्वांटम नंबर सेम नहीं है। ठीक है। तो जी ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसे क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक, क्योंकि पूरी तरीके से फिलअप किया है। और कुछ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा जो मटेरियल होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और यहाँ हम हमारा लेक्चर अब स्टॉप करते हैं। थैंक यू।